So in the last class we have discussed about the methods of preparation of primary, secondary and tertiary amines और साथ ही हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर किया जाता है। हमने यहाँ पर टोटल 4 तरीके की अमीन्स देखी थी जिनमें हमने अमीन्स को क्लासिफाइड किया था 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में एंड देन 4 डिग्री में। क्वाटरनरी अमीन भी हमने देखा था, लेकिन ये क्वाटरनरी अमीन जो होते हैं वो अमीन सॉल्ट्स होते हैं सारे, क्योंकि इन अमीन सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये 4 वैलेंसीज को शो कर रहा होता है। जबकि प्राइमरी के अंदर यानी कि 1 डिग्री अगर मैं अमीन की बात करता हूँ तो 1 डिग्री अमीन का जो जनरल फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज़ NH2 विद सिंगल बॉन्ड। सेकेंडरी के लिए आ जाता है डबल बॉन्ड NH और टर्शरी के लिए आ जाता है 3 बॉन्ड और ये खाली है हमारे पास नाइट्रोजन। ये हमारे पास टर्शरी अमीन, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन का एक जनरल फंक्शनल ग्रुप है। इसी के अलावा क्वाटरनरी में हमने क्या देखा, क्वाटरनरी में हो जाता है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये 4 वैलेंसीज को क्रिएट कर लेता है। ये जनरली किस में बनता है, ये सॉल्ट्स के अंदर बनता है। तो जो अमीन सॉल्ट्स होते हैं वो क्वाटरनरी अमीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन को लेकर के। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी अमीन्स की हम क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो 2 कैटेगरी में करते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जिसमें लोअर अमीन को कंसिडर किया जाता है, एक कैटेगरी वो होती है जिनमें हायर अमीन्स को कंसिडर किया जाता है। अब लोअर और हायर का क्या मतलब हुआ, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ लोअर अमीन को लेकर के जिनमें कार्बन 1 2 लेकर के 4 तक हो, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जो अमीन्स बनते हैं वो सारे के सारे लोअर अमीन्स में आते हैं। और जहाँ पर इनको क्लासिफिकेशन में दे देता हूँ एलिफेटिक के लिए, जितने भी लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो सारे के सारे नेचर में गैस होते हैं और उनके अंदर सड़ी हुई मछली के जैसी स्मेल आती है, फिशी स्मेल उसको बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कार्बन 5 से लेकर के कितने भी बड़े कार्बन हो सकते हैं 10 20 50 60, कार्बन 5 से ग्रेटर वाले जितने भी अमीन्स बनेंगे एलिफेटिक अमीन्स वो सारे के सारे गैसेज नेचर में नहीं होंगे, वो सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उनकी सर्कमस्टांसिस कंडीशन पे कि कौन सी कंडीशन के अंदर उनको प्रिपेयर किया गया है या फिर किस कंडीशन के अंदर वो रखे गए हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें अमीन्स के को वाटर सॉल्युबिलिटी को लेकर के, तो जो लोअर अमीन्स होते हैं कार्बन 1 टू कार्बन 5 तक के जो अमीन्स होते हैं वो जनरली पानी में सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। लेकिन जैसे ही कार्बन 5 से ग्रेटर अमीन हमारे पास आता है, यानी कि अमीन को जब मैं बात कर रहा हूँ RNH2, ये मेरे पास एक प्राइमरी अमीन है। इसमें जो R ग्रुप है अगर ये C4H9 और NH2 है तो ये पानी में सोल्यूबल है। लेकिन अगर ये C5H11 NH2 हो गया तो ये पानी में सोल्यूबल स्लाइटली होगा, यानी कि कार्बन 1 टू कार्बन 5 तक तो ये लेस, मतलब कार्बन 5 वाले की सोल्यूबिलिटी हम बिल्कुल कैसी लेंगे, एक माइल्ड सोल्यूबिलिटी लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर ये कार्बन 6 की तरफ टर्न करता है, 6 कार्बन का कोई अमीन हम ले लेते हैं, तो उसकी सोल्यूबिलिटी पानी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अमीन्स के बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हारे सामने लिखे होंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछेगा। यानी कि सपोज मान लो कि कार्बन 1 वाला भी है अमीन, कार्बन 2 वाला भी है, कार्बन 3 वाला भी है, कार्बन 4 वाला भी है, कार्बन 5 वाला भी है, तो हमसे कहेगा अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये ध्यान रखना हमें कि कार्बन 5 तक की जो अमीन्स होती हैं ऑलमोस्ट वो सोल्यूबल हैं पानी के अंदर। लेकिन कार्बन 5 से ज़्यादा अगर कार्बन वाली कोई अमीन हमारे सामने आएगी तो वो पानी में सोल्यूबल नहीं होगी, बहुत लेस सोल्यूबल उसकी सॉल्युबिलिटी पाई जाएगी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो होती हैं उनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी के पास NH2, सेकेंडरी के पास NH और टर्शरी के पास ये, तो टर्शरी के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता पानी में जाने के बाद। लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन होते हैं ये आसानी से क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल तरीका है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाने का, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन। दिस इज़ द प्राइमरी अमीन, ये देखो NH2, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये RNH2 इज़ नॉन एज द प्राइमरी अमीन। यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 5 कार्बन 10 कुछ भी जा सकते हैं, लेकिन सोल्यूबिलिटी केवल कार्बन 5 तक की आएगी। तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है वो लेस देन कार्बन 5 वाला है। अब पानी में जब तुम इसे डालते हो तो पानी में जाकर के ये इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ना कि पानी के मॉलिक्यूल के साथ। तो जितने भी अमीन्स होंगे, जब अमीन्स को तुम एक जगह डालोगे तो उनके अंदर कैसी होगी, पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, जो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बनेगी। क्यों बनेगी, और क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन, जिसकी वजह से। और हमने ये भी पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। अब वही काम यहाँ पर हो रहा है, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, दूसरा अमीन का मॉलिक्यूल आएगा
उसका नाइट्रोजन पहले वाले अमीन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर देगा। सिमिलरली सेकेंडरी अमीन की बात करता हूँ मैं। सेकेंडरी, ये प्राइमरी अमीन का ही एग्जांपल है। देखो ये भी प्राइमरी अमीन था और ये भी पूरा का पूरा प्रॉपर प्राइमरी अमीन है। इसी तरीके से सेकेंडरी अमीन भी आसानी से क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास NH ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन पहले से ही अवेलेबल होता है। तो अगर मान लो सपोज मेरे पास 2 R का कनेक्टेड एक RNH, ये इस तरीके से सेकेंडरी अमीन है। इसी के सामने एक और क्या लिया आया हमें, सेकेंडरी अमीन लिया आया जो इस तरीके से है। अब ये क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ और ये वाला नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर देगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। लेकिन अगर टर्शरी की मैं बात करता हूँ तो टर्शरी में केवल नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके साथ 3 R जुड़े होंगे, एक R एक R एक R। अब दूसरा मॉलिक्यूल में लेकर के आया, उसमें भी 3 R जुड़े हुए हैं। अब इनके पास कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच कोई भी हाइड्रोजन नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि, और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनका जो ऑर्डर है, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का उससे कम और टर्शरी का सबसे कम। यानी प्राइमरी अमीन्स जो होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, या फिर ये कह सकते हो इनकी जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, आइसोमेरिक अमीन्स होते हैं, उन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा टफेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से प्राइमरी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी वाले थोड़े से कम करेंगे क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्राइमरी, और टर्शरी वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इसी सीरीज़ में आगे अगर हम बात करें तो ये आ जाती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कंसीडर करते हैं इनकी बेसिसिटी को लेकर के, क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, और नाइट्रोजन का जो सबसे लीस्ट कंपाउंड होता है दैट इज़ अमोनिया। अगर हम नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब बेसिक इन नेचर अमोनिया जब बनता है तो ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स ही हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा जब हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा कि अमोनिया था NH3, इसमें से एक H हटता था और एक अल्काइल ग्रुप लगता था, तो वो क्या बन जाता था, अमीन बन जाता था, प्राइमरी अमीन RNH2। तो दिस इज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। इसी वजह से इनकी नेचर भी कैसी होती है, बेसिक होती है। तो इनकी बेसिसिटी मुझे चेक करनी है। अब बेसिसिटी किस बिहाफ पे हम चेक करते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर के बिहाफ पे चेक करते हैं। अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर पड़ा होता है खाली, जो पार्टिसिपेशन नहीं देता। ये हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है जो कि पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ज्योमेट्री को हमेशा बोन पेयर और लोन पेयर दोनों से देखा जाता है, जबकि जो शेप होती है उसको केवल हमेशा बोन पेयर से देखते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या पाया जाता है, एक लोन पेयर पाया जाता है। अब लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से किसी भी एक एसिड से हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो कि नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर है ये आसानी से किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आकर उस एसिड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पड़ा हुआ है, ये -I इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे ही कोई एसिड इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो अपने अंदर से प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा और वो प्रोटॉन डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स के, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो अमीन्स होती हैं इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से किसी भी एसिड के थ्रू प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो हमारी अल्काइल अमीन्स हैं, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ इस ग्रुप की RNH2, ये एक अल्काइल अमीन का मैंने फॉर्मूला लिया। ये अल्काइल अमीन्स जो होती हैं जनरली अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होती हैं। अब अमोनिया के अंदर क्या है, 3 हाइड्रोजन है कनेक्टेड सीधे सीधे, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जितने हाइड्रोजन कम करते जाओगे उतनी बेसिसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं घटते हैं, ये तुमने क्या किया, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ किया। R के नंबर, अभी मैंने प्राइमरी लिया तो RNH2 था, फिर मैंने 2 ले लिए R एक साथ तो ये सेकेंडरी बन गया, और जब मैंने R ले लिए 3 एक साथ तो ये टर्शरी बन गया। तीनों अमीन हमने सामने लिख ली। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ते गए वैसे वैसे सॉल्वेशन ऑफ आयन डिक्रीज़ होता चला गया, यानी कि इसकी आयनाइजेशन की जो नेचर है, इसके आयन्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। लेकिन जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी
जैसे जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन का ऑर्डर क्या है, तो हम सीधा बताएंगे कि 1 डिग्री का कम, 2 डिग्री का उससे ज़्यादा और 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा। इस ऑर्डर में अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बढ़ते जा रहा है, यानी कि 3rd डिग्री तक आते आते लोन पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। और बेसिक रीज़न भी है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास केवल एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन हटा करके मैं क्या लगा दूंगा वहाँ पे, आर ग्रुप लगा दूंगा, RnH2 हो जाएगा। फिर मैं ये तो हो गया मेरे पास RnH2 प्राइमरी अमीन। जब मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 R आ जाते हैं और एक H बचा रह जाता है, तो उस केस में लोन पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराने का काम करते हैं। जैसे जैसे आप R ग्रुप बढ़ाते जाओगे तो इनकी सॉल्यूशन डिक्रीज़ होगी, यानी आयनाइजेशन, इसके जो आयन्स होंगे वो डिजॉल्व होने कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ इसके लोन पेयर आसानी से अवेलेबल हो पाएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट करी हैं अमीन की, कि अमीन्स किस तरीके से अपनी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये एसिड से रिएक्शन करेंगे जितने भी अमीन्स हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि अमीन्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, और जब ये बेसिक इन नेचर हैं तो ये आसानी से एक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। और हमने ये भी चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ी है छोटी क्लासेस में, कि जो बेसिक नेचर के सब्सटेंसेस होते हैं अगर वो एसिड से रिएक्शन करें तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर ले ली है। ये हमारे पास एक अमीन है जो कि एक बेस है, कैसा बेस है, लुईस बेस है। अब अगर मैं इसको R ग्रुप से कनेक्ट करता हूँ और ये दोनों हाइड्रोजन लगाता हूँ तो ये बन गई प्राइमरी अमीन। इस प्राइमरी अमीन को मैंने एक एसिड के साथ अटैक कराया, यानी कि वो एसिड HCl हो सकता है, या HBr हो सकता है, HI हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है। तुरंत ही, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल प्रॉपर्टी में देखा बेसिसिटी के अंदर कि जो अमीन का नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनके पास एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो एसिड के हाइड्रोजन को यानी कि प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही ये एक्सेप्ट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बना लेगा 4 बॉन्ड। तो ये आ गया नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड पहले से ही हाइड्रोजन से लगा हुआ है, एक R ग्रुप से लगा हुआ है, एक ये हाइड्रोजन से लगा हुआ था पहले ही, और एक ये चौथा हाइड्रोजन जो कि एसिड से आया वो कनेक्ट हो गया। तो ये बन गया हमारे पास एक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट, या फिर अमीन सॉल्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। और जो एसिड का नेगेटिव पार्ट है, जो कि कॉन्जुगेटेड पार्ट है हाइड्रोजन का एसिड के अंदर, वो रिलीज़ हो जाता है विद नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है जिसको हम एनायन बोलते हैं। अब यही एग्जांपल हमने ये ले रखा है RnH2 पे नाइट्रोजन का अपना एक लोन पेयर बचा हुआ है जो कि एक अच्छा एक्सेप्टर है, वो आसानी से इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा RnH3 पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई है। ये तो हो गया एलिफेटिक अमीन के लिए। अगर मैं इस R ग्रुप को रिप्लेस कर दूँ विद बेंजीन रिंग यानी अराइल ग्रुप, तो बस हमें R हटाना है और इसकी जगह बेंजीन रिंग लगानी है, तो ये बन जाता है एनिलीनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनिलीनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, एरोमेटिक सॉल्ट हम इसको बोलते हैं। तो ये एक कॉमन फंडा है। अगर मैं इसकी जगह सपोज H2SO4 भी लेता हूँ तो वो अपने अंदर से H इसको दे देगा और HSO4 बाहर लगा रहेगा HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में। तो कभी भी कोई भी एसिड अगर अमीन के पास आता है या अमीन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता है तो वो इसी तरीके से अटैक करेगा। बेसिसिटी ऑफ अमीन के इसी ऑर्डर में अगर हम आगे देखें तो हमारे पास ये एक रिलेशन मिलता है जो कि इसकी बेसिसिटी की वैल्यू को डिफ़ाइन कराता है। बेसिसिटी की वैल्यू को डिफ़ाइन कराने का मतलब क्या है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। बेसिसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज़ करते हैं और उसको इन टर्म्स ऑफ KB या फिर PKB इस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो KB या PKB है वो KB तो एक रिलेशन को डिफ़ाइन कराता है। रिलेशन क्या है, बेसिसिटी में बेसिसिटी ऑफ अमोनिया का या बेसिसिटी ऑफ अमीन का जो इक्विलिब्रियम रिलेशन है उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम KB का यूज़ करते हैं, यानी बेसिसिटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर मैं बात करता हूँ PKB की तो ये बेसिसिटी वैल्यू होती है ऑफ अमीन। तो PKB इज़ नोन एज द बेसिसिटी वैल्यू एंड KB इज़ नोन एज द बेसिसिटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अमीन्स। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक जनरल रिएक्शन अब जो हमने देखी थी वो ये कि जब आप प्राइमरी अमीन को पानी में डालते हो तो इसकी सोल्यूबिलिटी कैसी होती है। अगर मैं सोल्यूबिलिटी के ऑर्डर की बात करता हूँ तो ये आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं कार्बन 1 से कार्बन 5 तक के लिए। तो जैसे ही मैंने प्राइमरी अमीन को वाटर के अंदर डाला
ये अपना एक क्या बना लेता है, N पॉजिटिव और H3 बना लेता है, जो कि एक सॉल्ट है, और OH नेगेटिव की फॉर्मेशन बाहर रह जाती है, अलग रह जाती है। इसमें मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया अकॉर्डिंग टू दी क्लास 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर। उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर रखना होता है, और प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर रखना होता है, और रिएक्टेंट का एक्टिव मास नीचे रखना होता है। तो हमने इसका एक्टिव मास लगाया, ये रहा, OH नेगेटिव का एक्टिव मास लगाया, ये रहा, प्राइमरी अमीन और वाटर का एक्टिव मास लगाया, ये रहा। दोनों के एक्टिव मास लगाने के बाद हमें एक रिलेशन यहाँ से मिलता है। इस रिलेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत सिंपल है कि जो वाटर का OH मॉलिक्यूल है, OH नेगेटिव है, वो आसानी से यहाँ से निगलेक्ट किया जा सकता है। अब होने के वाला है, हमें जो ये रिलेशन मिला है वो इन दी फॉर्म ऑफ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने विद वाटर मॉलिक्यूल निकाला है। आप इस H2O मॉलिक्यूल को के पास भेज दीजिए तो एक रिलेशन आपको ये मिल जाएगा। तो Kb वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हमेशा हटाओगे। जैसे ये हटाओगे तो Kb का एक रिलेशन तुम्हें मिल जाएगा RnH3 OH नेगेटिव और RnH2 एज इट इज़। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अमीन। अगर मुझे क्या निकालना है, बेसिसिटी वैल्यू निकालनी है, तो बेसिसिटी वैल्यू निकालने के लिए जैसे हम pH की कैलकुलेशन करते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी इन एसिड बेस निकालने के लिए, तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, pH में माइनस लोग H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, ये हमने pH का रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो वही चीज़ हम यहाँ लगा रहे हैं, बस pH की जगह पर हम यूज़ करते हैं pKb यानी बेसिसिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस लोग, और इस H पॉजिटिव की जगह आ जाएगा यहाँ पर Kb। तो ये हमारे पास एक रिलेशन हो जाता है जो डिफाइन कराता है हमारी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स को और वैल्यू ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। तो ये था बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन को लेकर के। यहाँ पर भी एक छोटा सा जो 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, जो एक रिलेशन बन सकता है, वो ये कि जैसे जैसे Kb की वैल्यू बढ़ती है, या तो Kb की वैल्यू बढ़ा दो या फिर Pkb की वैल्यू घटा दो, दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल हैं। अगर Kb बढ़ रहा है तो उसी टाइम पर Pkb आपका घट रहा है, और अगर ये काम होता है तो बेस स्ट्रोंगर होता जाता है। आपका जो बेस होगा वो स्ट्रोंगर होता जाएगा, यानी कि बेसिसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ये एक छोटा सा फंडा है जो हमें ध्यान रखना है इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स। नेक्स्ट इसमें अब हमारे पास आ जाता है कि एल्केन अमीन्स और अमोनिया में क्या एक बेसिक डिफरेंस है या किस तरीके से ये काम करती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास छोटा सा एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम हमने लिया। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी अमीन जब एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने के बाद वो बनाता है एक सॉल्ट। किसकी फॉर्मेशन वो यहाँ कर देता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये प्राइमरी अमीन अगर आप देखें, दिस इज़, ये वाला पार्ट जो है वो प्राइमरी अमीन का है। प्राइमरी अमीन के जो H पॉजिटिव हैं, प्राइमरी अमीन के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं, वो लोन पेयर एक H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये इसे एक्सेप्ट करेंगे तुरंत नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन अपनी बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहाँ ये थी प्राइमरी अमीन, अब ये बन गया सॉल्ट। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन अमोनिया के साथ देखूँ तो ये अमोनिया है, अमोनिया का लोन पेयर है। ये लोन पेयर H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहा है। वो H पॉजिटिव सीधा सीधा नाइट्रोजन के साथ जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट NH4 पॉजिटिव। दिस इज़ नोन एज अमोनियम आयन। अब दोनों ने काम तो एक जैसा किया, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ पुश करने का काम करता है। लेकिन अगर मैं अमोनिया के अंदर बात करूं तो यहाँ पर पूरी की पूरी शेयरिंग होती है हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर प्रॉपरली शेयरिंग करता है। प्रॉपर शेयरिंग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यहाँ पर रिपल्जन नहीं देखा जाता। लेकिन जो अमीन्स होती हैं उन सभी में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुश किए जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोला जाता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के नंबर बढ़ते हैं, आर के नंबर आप जैसे जैसे बढ़ाते हो, तो इसी वजह से उनकी सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है।
ये बेसिक चीज़ें हैं जो अमीन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कराती हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास एलिफेटिक अमीन के लिए, एल्केन अमीन जिनको हमने लिखा। अगर अराइल अमीन की कंपैरिजन में लेकर के चलता हूँ, अराइल अमीन का कंपैरिजन मतलब क्या हुआ कि एरोमेटिक अमीन मैंने ले लिया। अब एरोमेटिक अमीन के केस में क्या होता है, आपके आर ग्रुप की जगह पर क्या लगा होगा, ए आर ग्रुप लगा होगा। ए आर ग्रुप का मतलब है बेंजीन की रिंग अटैच्ड होगी। अब जब बेंजीन की रिंग अटैच्ड होगी तो सीधी सी बात है, वहाँ पर एक रेजोनेंस भी पाया जाएगा, क्योंकि जो अराइल अमीन्स होते हैं वो वीक बेस की तरह काम करते हैं। जो अराइल अमीन्स हैं जैसे कि एनिलीन, इनमें सबसे पहला एग्जांपल होता है, वो एक वीक बेस की तरह काम करते हैं अमोनिया के कंपैरिजन में। और ये होता किस वजह से, केवल रेजोनेंस की वजह से। जैसे ही रेजोनेंस आया तुरंत के तुरंत वहाँ पर जो बेसिक नेचर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये छोटी सी बात जो यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन में जनरेट होती है, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के लिए भी आ सकता है। एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन के कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने होंगे, उन एग्जांपल्स के बिहाफ पे हमसे कहेगा कि अरेंज दैम इन दी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि कौन एरोमेटिक वाला है और कौन एलिफेटिक वाला है। अगर एलिफेटिक है तो वो ज़्यादा बेसिक है, अगर एरोमेटिक है तो वो कम बेसिक है। तो हमारे पास ये एक छोटा सा हमने क्या किया है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल हो जाते हैं इन केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, क्योंकि वो जो लोन पेयर होंगे वो किस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, रेजोनेंस को दिखाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर रेजोनेंस को दिखाने में वो लोन पेयर इन्वॉल्व हो गए तो सीधी सी बात है, तो उसकी बेसिक नेचर क्या पड़ जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। क्योंकि जो बेसिक नेचर है वो डिपेंड करती है लोन पेयर की ऊपर। जितने लोन पेयर अवेलेबल हो पाए उतनी बेसिक नेचर बढ़ेगी, जितने लोन पेयर अवेलेबल नहीं हो पाए उतनी बेसिक नेचर कम हो जाएगी। अब यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो अमीन है, इस अमीन के नाइट्रोजन की जब मैं बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो सबसे पहले शिफ्ट करता है इस कार्बन पर। जैसे ये कार्बन पर शिफ्ट करता है उसी टाइम पर ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में अल्कोहल फिनॉल के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी थी, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ही चलती चली जाएंगी। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हम हाइब्रिड बना लेते हैं, और हाइब्रिड हमें देखने के लिए क्या मिल जाता है, NH3 पॉजिटिव से ऑल्टरनेट पोजीशन पर बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता जाएगा, बॉन्ड चेंज होते चले जाएंगे। एक बार मैं फिर भी रिकॉल करा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराने के लिए सबसे पहले लोन पेयर इस कार्बन पर शिफ्ट होगा जो यहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उसी टाइम पर अगला वाला कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अब या फिर ये कह लो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था पूरा लोन पेयर वो इसको डबल बॉन्ड बना देगा सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन पर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने में दे दिए हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करेगा अगले कार्बन पर। जैसे ही अगले कार्बन पर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उस केस में ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये अगले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये डबल बॉन्ड टूट करके अगले कार्बन पर शिफ्ट हुआ वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। सेम प्रोसीजर कि ये नेक्स्ट ये जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट करेगा इस वाले बॉन्ड पर कार्बन कार्बन के बीच में, उसी टाइम पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये शिफ्ट कर जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो जहाँ सिंगल था वहाँ डबल बनते जाना है, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल होते जाना है और नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अब नेक्स्ट ये वाला नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन पर वापस से शिफ्ट करेगा। जैसे ही ये चार्ज यहाँ से हट करके यहाँ पहुँचा उसी टाइम पर नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस से विड्रॉ करा लिया। तो ये टोटल हमारे पास रेजोनेंस हो जाता है अमीन का, जो कि अराइल अमीन है। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन थे वो रेजोनेंस कराने के लिए इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और ये एसिड के साथ प्रोटोनेशन करने में अवेलेबल नहीं हो पाए। ये बेसिक फंडा है अराइल अमीन और जो एल्केन अमीन होती हैं उनके बीच में बेसिसिटी का पता लगाने का। दूसरी साइड पे जब हम बात करते हैं एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन को लेकर के, तो वहाँ पर केवल दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं कि जो एनिलीन है वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑर्डर पर डबल बॉन्ड बनाएगी, इस ऑल्टरनेट ऑर्डर पर, या फिर इस ऑल्टरनेट ऑर्डर पर डबल बॉन्ड बनाएगी। तो ये हमारे पास है कि अमीन अमोनिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एनिलीन किस तरीके से प्रोटोनेशन की नेचर को रिप्रेजेंट करती है।
अब यहाँ पर जितना आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर बढ़ेगा उतनी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर जितना ज़्यादा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर कहीं पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बन रही हैं और कहीं पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बन रही हैं, तो जिसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला। लेकिन लेस बेसिक किससे होगा? अमोनिया से। कौन? एनिलीन। ये केवल एनिलीन के लिए है कि एनिलीन जो होता है अमोनिया से लेस बेसिक होता है, और वो रीज़न है कि इसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा हो जाती है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होती हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि वाई एनिलीन इज़ लेस बेसिक देन अमोनिया। तो हम पहला रीज़न लिख सकते हैं ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सेकेंड हम दे सकते हैं ड्यू टू द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो ये 2 बेसिक रीज़न के बिहाफ पे हम इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो ये एल्काइलेशन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से एल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। तो ये जो जितने भी 3 टाइप की हमने पढ़ी हैं अभी तक अमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और क्वाटरनरी भी यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं साथ के साथ, वो अल्काइल हैलाइड के साथ तो अगर हम अल्काइलेशन को लेकर के बात करते हैं, अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज़ को अमीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइलेशन में अटैकिंग मॉलिक्यूल जो होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा, और असाइलेशन में एक असाइल ग्रुप होगा, यानी असाइल एसिड्स जो होते हैं, असाइल हैलाइड्स जो होते हैं, उन सभी का हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देखते हैं। जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके आसानी से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन देते हैं, और क्वाटरनरी सॉल्ट की प्रिपरेशन के बाद भी वो आसानी से अल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में यानी एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी अमीन लेकर के चलता हूँ, ये मेरे पास एक RNH2 इज़ नोन एज द प्राइमरी अमीन। ये अल्काइल ग्रुप हमारा C2H5 है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं, RNH2। इसको मैंने डाला एक अल्काइल हैलाइड के साथ, ये अल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया RBr। जैसे ही मैं RBr लेता हूँ तो ये पहले प्राइमरी अमीन अपने अंदर से एक हाइड्रोजन निकालता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है किसकी हेल्प से? Br की हेल्प से। तो ये H और Br दोनों बन करके हो जाते हैं बाहर HBr, और अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है RNH के साथ। तो ये R ग्रुप दो जुड़ जाएंगे और यहाँ रह जाएगा NH। तो यही चीज़ हो रही है, C2H5 2 बार आ गया है और NH आ गया, यानी प्राइमरी टू सेकेंडरी अमीन में कन्वर्जन हो गया। अगेन मैंने अल्काइल हैलाइड डाला क्योंकि हमें एक्सेस अमाउंट में डालना है, तो मैंने क्या किया, फिर से RBr डाला, और वो RBr वापस से क्या करेगा, HBr की फॉर्मेशन करते हुए यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये HBr बाहर, और ये R ग्रुप अटैक कर जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये बन गया 3 बार R, R, R और R, और ये जुड़ जाएगा खाली N, जिसका अपना एक लोन पेयर खाली पड़ा हुआ है अभी भी। अब इसके ऊपर मैं एक्सेस अमाउंट में वापस से एल्काइल हैलाइड डाल देता हूँ RBr। तो ये क्या काम करने वाला है, यहाँ से Br नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा इसके साथ, और जो R ग्रुप है वो कनेक्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमीन। तो क्वाटरनरी अमीन बनने के लिए 4 R ग्रुप जुड़ जाएंगे जो कि लोन पेयर के साथ कनेक्ट हुआ है, और एक Br नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव चार्ज और Br पर नेगेटिव चार्ज, दिस इज नोन एज द सोल्ट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डायजोनियम सोल्ट भी बोल देते हैं। तो डायजोनियम सोल्ट का जो जनरल फॉर्मूला है वैसे तो वो ये होता है, इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl, यहाँ पर Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, वैसे जनरली Br और Cl को ही कंसीडर किया जाता है डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन में। ये हुआ हमारे पास एलिफेटिक एल्काइलेशन। अगर मैं एरोमेटिक एल्काइलेशन करता हूँ तो एरोमेटिक में बस फ़र्क कितना आएगा कि ये जो हम प्राइमरी अमीन लेते हैं RNH2, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ARNH2 में, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर आप NH2 को कनेक्ट कर दीजिए, ये आ गया बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, और अल्काइल ग्रुप डाल दीजिए। अल्काइल हैलाइड आपको डालना है, तो अल्काइल हैलाइड जैसे ही आप डालोगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा Cl को लेकर के, तो HCl की प्रिपरेशन होकर के बाहर, और उसकी जगह आ जाएगा C2H5। तो NH C2H5 कनेक्ट हो गया। अगेन मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, इस बार C2H5 डाला दोबारा से, तो एक हाइड्रोजन ये वाला फिर से वापस Br को लेकर के बाहर हो जाएगा यहाँ से HBr की प्रिपरेशन करता हुआ। जैसे ही HBr की प्रिपरेशन बाहर होगी तो C2H5 फिर से कनेक्ट हो गया, 2 बार आ गया। अगेन मैंने क्या किया, एक्सेस अमाउंट में डाला अल्काइल हैलाइड, तो फिर से क्या होगा, C2H5 ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर से, और ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाएगा नाइट्रोजन पॉजिटिव के साथ। तो ये मेरे को मिल जाता है ट्राईथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड। ये हमारा एक डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन देता है।
इसी सीरीज़ में हम अल्काइलेशन के साथ साथ असाइलेशन की बात करते हैं। तो असाइलेशन में ग्रुप चेंज हो जाएगा केवल, बाकी जो फिनोमिना है रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो सेम बना रहेगा कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है एनहाइड्राइड्स के केस में और एस्टर्स के केस में। यानी कि अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स की बात करता हूँ जो कि एलिफेटिक या एरोमेटिक होती हैं, वो एसिड क्लोराइड्स के साथ, एनहाइड्राइड्स के साथ और एस्टर्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर इनका जो न्यूक्लियोफाइल होगा अटैकिंग मॉलिक्यूल का, वो आएगा और दूसरे चीज़ को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेगा। तो हमने ये ले लिया प्राइमरी अमीन जो कि RNH2 है, बस उसको हमने क्या किया है, एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। तो दिस इज़ द प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन पे हमने डाला एसिड क्लोराइड जो कि CH3COCl, ये है एसिड क्लोराइड है जो असाइलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन होगी, यानी कि इसको बेसिक मीडियम में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। आप यहाँ पे OH नेगेटिव की हेल्प ले सकते हैं बेसिक मीडियम के लिए, अदरवाइज़ आप NaOH या KOH को भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जो माइल्ड कंडीशंस होंगी वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी, यानी कि एक माइल्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तुरंत होने क्या वाला है यहाँ पे, ऑक्सीजन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा लेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बीच में बन जाएगा ये सिंगल बॉन्ड और वापस ऊपर CH3 और ये Cl एज इट इज जुड़ा हुआ है। अब ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अटैक करेगा, सीधे जाकर के कंबाइन हो जाएगा, और जैसे ही ये कार्बन पॉजिटिव N के लोन पेयर के साथ कनेक्ट होगा तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये इंटरमीडिएट जो बना है इसके ऊपर वो क्या हो गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो चुका कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाने में। उसी टाइम पर क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा और ऑक्सीजन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में थे उनको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा, और यहाँ से ये वाला H पॉजिटिव और ये वाला Cl नेगेटिव HCl की फॉर्मेशन करते हुए हो जाएंगे बाहर, जो कि क्या कहलाएगा, N इथाइल इथेनामाइड। इसका नाम क्या बन गया, N इथाइल। N क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन के नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था एक बार N यूज़ किया जाता है, और टर्शरी अमीन के नोमेनक्लेचर में 2 बार N यूज़ किया जाता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर को एक बार रिकॉल कर लेना, रिवीजन कर लेना, उसके बिहाफ पे हम इनके IUPAC नेम की फॉर्मेशन यहाँ करते हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं, N इथाइल इथेनामाइड जो हमारा बना है, इसमें बस क्या किया हमने, ये इसकी जगह पर इसका एक चचेरा भाई ले लिया N इथाइल इथेन अमीन। N इथाइल इथेन अमीन का क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास थी प्राइमरी अमीन, ये हमारे पास है सेकेंडरी अमीन। इस सेकेंडरी अमीन में क्या क्या है, 2 R ग्रुप कनेक्टेड है और एक NH हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो सेकेंडरी अमीन के फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा एसाइल हैलाइड यानी एसाइल क्लोराइड है। प्रोसीजर सेम वही चलने वाला है, ऑक्सीजन विड्रॉ कराएगा अपने इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पर जाकर के। उसी टाइम पर ये वाला हाइड्रोजन से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर देगा किसके साथ, Cl के साथ होता हुआ। जैसे ही ये काम होगा उसी टाइम पर ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज के साथ आया था जिस तरीके से यहाँ पर वापस अपने बॉन्ड को फॉर्म करेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। ये हमें प्रोसीजर मिल जाएगा पूरा N डाई इथाइल इथेन अमाइड का। प्रोसेस सेम है, केवल हमने क्या किया है, हाइड्रोजन की जगह पर एक और एल्काइल ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो ये हमारे पास होती है एसाइलेशन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये है तो ये जो प्रॉपर्टी हैं ये इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब नेक्स्ट सीरीज में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कार्बिल अमीन रिएक्शंस या फिर कुछ और नेम रिएक्शंस हैं जो एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के पैटर्न पे पूछी जाती हैं।